लक्ष्य और आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक नया टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। इस चैप्टर से हम बाकी चैप्टर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन मतलब उनको मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से चैप्टर पढ़ना है। जो भी चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊँ उसको काफ़ी अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान से लेक्चर को देखोगे, ध्यान से हर एक लेक्चर को देखोगे। आज से इसका सीरीज स्टार्ट हो रहा है, एक के बाद एक लेक्चर इसका अपलोड होगा, तो उसको तुम्हें काफ़ी अच्छे से देखना है, तभी तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, अगर हो सके तो पहले उनको रिवाइज कर लेना। उन चीज़ों को रिवाइज करने के बाद इस टॉपिक पे जंप करना, अदरवाइज हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझ में शायद ना आए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं पहले मैं उनके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन में कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ें आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, पहली चीज़ है कि हमें केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पता होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है ना इससे पहले, तो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी खास करके क्या क्या, अल्फा के बारे में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अल्फा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तुम्हें अल्फा के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अल्फा क्या होता है, अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा से रिलेटेड अगर कुछ फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूलाज भी तुम्हें याद रखना है। साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमेशा से रहा है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक से रूल्स कि किस तरीके से अगर रिएक्टेंट से कुछ पार्ट चला गया और प्रोडक्ट बना तो कितना प्रोडक्ट बना, और रिएक्टेंट कितना था इनिशियल, कितना प्रोडक्ट बना, कितने मोल्स बने, उसका मास कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर और बात करूं तो एक और चीज़ कि पढ़ाओ तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं ये चीज़ भी तुम्हें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका यहाँ पे। अगर और बात की जाए कि और क्या क्या चीज़ें हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट हर जगह आता है, अल्फा की, अल्फा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अल्फा तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा पूरे के पूरे आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कुछ ये चीज़ें हैं जो तुम्हें एक बार रिवाइज कर लेनी है। अगर ये चीज़ें तुम एक बार रिवाइज कर लोगे तो थोड़ा सा तुम्हें इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और ये चैप्टर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इजी भी लगेगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने का एक यूनिक तरीका है, इस चैप्टर को पढ़ने का एक डिफरेंट तरीका है, क्योंकि इस चैप्टर को फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा टफ चैप्टर माना जाता है। टफ चैप्टर क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी उतने समझ में आते नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुम आसानी से क्वेश्चंस कर पाओगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो बोलता जा रहा हूँ वो करते जाऊँ, लेक्चर वाइज लेक्चर देखते जाओ, तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आयोनिक इक्विलिब्रियम तुम्हारे एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर में से एक हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो इक्विलिब्रियम वर्ड अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले इस वर्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि इक्विलिब्रियम क्या है, तो इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझाया था केमिकल इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, मतलब कोई भी रिएक्शन है अगर वहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती है, मतलब अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तभी हो पाएगा ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो जो भी हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन है अगर उनके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। चीज़ क्लियर है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्लियर है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये चीज़ हम पहले काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसके आगे एक वर्ड हमने लगा दिया आयोनिक। हमने क्या वर्ड लगा दिया, आयोनिक। इसमें आयोनिक के अंदर भी अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो ये लिखा हुआ है आयन, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, आयन। तो अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, आयंस का इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं।
क्या देखने वाले हैं हम, आयंस का इक्विलिब्रियम। तो अब देखते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस कौन होते हैं, आयंस दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। तो केटायन एनायन का इक्विलिब्रियम मतलब आयंस जो भी होते हैं, अब आयंस कैसे बनते हैं, जब हम या तो उनको पानी के अंदर डालते हैं, जब उनको हम एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तब जाके वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। कोई भी सॉल्वेंट के अंदर अगर उनको डिसॉल्व करते हैं किसी सब्सटेंस को तो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। तो आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो क्या उनके बीच में भी कोई इक्विलिब्रियम होगा, वो सारी चीजें हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो अब यहाँ पे हम आयंस की बात करेंगे कि आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम किस तरीके का होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो एक सिंपल सी चीज थी जो तुम्हें आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताना था कि यहाँ पे तुम्हारी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, और तुम्हें कौन कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, और इसका बेसिक मीनिंग क्या है आयोनिक इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो चैप्टर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और कुछ नई चीजें सीखने का यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। तो शुरू करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम का आज फर्स्ट लेक्चर है और तुम्हें मैं बता देता हूँ कि ये जो भी टॉपिक है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम, जो भी चैप्टर है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये काफी एक अच्छे टाइम तक चलने वाला है, ज्यादा अच्छा टाइम भी, लेकिन एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हमें यहाँ पे ज्यादा करनी होगी, थोड़ा सा लंबा चलने वाला। तो पेशेंस नाम की एक चीज होती है, उसकी तुम्हें काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और जो जो भी बोलता जाऊँ उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम का, और इसमें एक हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस का मतलब पता है ना, सब्सटेंस मतलब एक तरीके से कि मैटर हो गया, मैटर जितने भी हमारे टाइप के मैटर होते हैं उनको हम जनरली सब्सटेंस बोल देते हैं, स्पीशीज बोल देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज किए जाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है तो बोला जाता है कि सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे को बोला जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को क्या बोला जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट उनको बोलते हैं जो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करने पे आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, विच प्रोड्यूस आयंस, विच प्रोड्यूस आयंस, जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट, हमने उनको नाम दिया हुआ है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, which does not produce ion, which does not produce ions, जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे दो तरीके से उनको डिवाइड किया हुआ है सब्सटेंस को, कि कुछ सब्सटेंस हमने ऐसे देखे जो डिसोसिएट हो रहे थे, जो आयोनाइज हो रहे थे, लेकिन कुछ सब्सटेंस हमने ऐसे भी देखे जो आयोनाइज नहीं होते हैं। तो उस टाइप के जो भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो आयोनाइज नहीं होते हैं किसी एक्वा सॉल्यूशन में डालने के बाद, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट नाम दे दिया। तो दो तरीके से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयन प्रोड्यूस नहीं करते। अब जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, क्या उनका कुछ अल्फा होगा, क्या उनका कोई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई आयंस ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो बोला जाता है कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अल्फा की वैल्यू क्या होती है, जीरो, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है यहाँ पे, जीरो। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस हमें पता होनी चाहिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट किन को बोला जाता है। तो जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते उनको क्या बोलते हैं हम, सिंपल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट का फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट।
अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोला जाता है, पहले उसको समझते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोला जाता है कि जो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो पूरा का पूरा जो भी हमारा सब्सटेंस है वो पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाए, या हो सकता है कि कोई सब्सटेंस पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होके पार्शियली आयोनाइज हो। कि समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ, कि कोई अगर पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाए और हो सकता है कि वो पार्शियली आयोनाइज हो। अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया तो उसके अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, उसके अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब क्या है कि 100% आयोनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन, मतलब वहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है कि अल्फा 1 नहीं हो सकता, लेकिन अल्फा की वैल्यू कहां से कहां होगी, हमें पता है अल्फा कहां से कहां हो सकता है, 0 से 1, क्योंकि अल्फा क्या होता है पर मोल डिसोसिएशन को हमें बताने में एक्सप्लेन करता है। तो 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा सिंपल वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस चीज में जो हमारा अल्फा होगा वो कहां से कहां होगा, 0 से 1 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये पार्शली आयोनाइजेशन की बात कर रहा है, पार्शली आयोनाइजेशन की यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग, कुछ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स तो लोगों को बताना सॉल्ट्स क्या होता है, जो एसिड और बेस से मिलकर जो बनता है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ सॉल्ट। अब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl हो गया। तो जब HCl को आयोनाइज किया जाता है ना तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आयोनाइज हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो HCl हो गया हमारे पास। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले ले तो NaOH हो गया, अगर हम कोई और स्ट्रॉन्ग बेस ले तो KOH हो गया। ठीक है, अगर हम सोल्ट लेते हो NaCl सोल्ट हो गया। इस तरीके से हमारे जो भी कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, तो ये जो भी होता है हमारे ये क्या होता है, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब चलते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे पास जो पार्शियली आयोनाइजेशन हो, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, जो वीक एसिड है, जो वीक एसिड्स है, जो वीक बेस है। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स में तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास अगर CH3COH, ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, NH4OH, ये एक वीक बेस होता है। HCN, ये भी हमारे पास क्या होता है, एक वीक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सारे जो भी होते हैं ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। इनका पूरा का पूरा डिसोसिएशन नहीं होता, लेकिन इनका पूरा का पूरा डिसोसिएशन हो जाता है। याद रहेगी इतनी चीज। तो थोड़ा सा और एक चीज और एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे कि जैसे कि अगर मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि जो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए, मतलब उनका अल्फा जो वो क्या है 1 है। तो अगर कभी भी अगर तुम्हारे पास HCl आया तो HCl जो कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, H++Cl-। तो अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका अगर 1 लिया हमने, ये पूरा का पूरा आयोनाइज होगा, यहाँ पे भी कितना बन जाएगा 1, और यहाँ पे भी कितना बन जाएगा 1। क्यों, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा आयोनाइज होगा तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, सिंपल उसके आयंस में। लेकिन अगर मैं इसका कोई वीक एसिड का एग्जांपल लूँ, जैसे कि CH3COH ले लेता हूँ मैं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये तुम्हारा कन्वर्ट होगा CH3COO- प्लस H प्लस में, ये इसके आयंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीक एसिड है तो ये इसका अल्फा 1 तो नहीं है, अल्फा 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ से 1 में से कुछ अल्फा जाएगा तो यहाँ कितना बनेगा अल्फा, और यहाँ कितना बनेगा सिंपल अल्फा। ये सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन के अंदर कुछ रिएक्टेंट भी बाकी है, कुछ प्रोडक्ट भी बाकी है, तो इस टाइप की रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, इरिवर्सिबल टाइप है, और यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, वो इरिवर्सिबल टाइप है। तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोला जाता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हमने किसको बोला हुआ है। तो एक सिंपल सा एक ये क्लासिफिकेशन था सब्सटेंस का। तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा और यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं,
लेकिन जो आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी शो नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ये कंडक्ट करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं? जिनका अल्फा 1 है। वीक कौन होते हैं? जिनका अल्फा 0 से 1 है, मतलब जो पार्शियली आयोनाइजेशन शो करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू 1 तो 100% आयोनाइजेशन। तो एग्जांपल क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट हो गया अपना HCl, NaOH, NaCl, ये सारे एग्जांपल हो गए। और ये सिंपल हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हो गए। तो आई थिंक चीज क्लियर हुई होगी। कुछ कुछ चीजें और हैं जो तुम्हें चैप्टर के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगी। तो फिलहाल के लिए ये जो क्लासिफिकेशन है तुम्हें काफी अच्छे से याद। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जिसका नाम है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझते हैं। एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैं तुम्हें टोटल 3 थ्योरीज बताने वाला हूं। वो तीनों थ्योरीज एसिड और बेस की डेफिनेशन पे बेस्ड है। तीनों थ्योरी एसिड और बेस की डेफिनेशन को क्लियर करती है। 3 साइंटिस्ट थे, तीनों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, क्योंकि तीनों का देखने का नजरिया अलग था, तीनों का एक्सपेरिमेंट करने का तरीका अलग था। तो तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है। तीनों डेफिनेशन की बात करेंगे और कौन सी डेफिनेशन को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ों की बात भी हम करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एक एक डेफिनेशन को काफ़ी अच्छे से देखते हैं। तो पहला डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आरेनियस थ्योरी। जिसका नाम क्या है? आरेनियस थ्योरी। आरेनियस थ्योरी। आरेनियस थ्योरी क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस, आरेनियस बोलता है कि कोई भी एसिड कब होगा, एसिड किसको बोलेंगे कि एसिड वो होता है जो H+ आयंस देता है इन वाटर। मतलब अगर किसी को भी, जिस भी सब्सटेंस को अगर तुमने वाटर के अंदर डाल दिया और अगर वो H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, H+ का मतलब होता है प्रोटॉन। H+ का मतलब क्या है? प्रोटॉन। मतलब कोई भी अगर किसी भी सब्सटेंस को तुमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया और अगर वो H+ आयंस दे रहा है, इसका मतलब वो एसिड है। चीज क्लियर है? क्या बोल रहा हूँ? सिंपल सी चीज है। अकॉर्डिंग टू आरेनियस ये बोलता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को तुमने पानी के अंदर डाला, वाटर के अंदर डाला और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर उसको डिसोल्व किया, तो तुम्हारा जो भी सब्सटेंस है अगर वो H+ दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वो एक एसिड है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे HCl है, तो जब इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो H+ और Cl- में मतलब H+ दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो H2SO4 है, HNO3 है, ठीक है, CH3COH है। ये सारे एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम समझ सकते हैं कि अगर हम इन सब्सटेंस को वाटर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वाटर की बात कर रहे हैं, ओनली वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वाटर के अलावा और कोई भी दूसरा सॉल्वेंट यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो बोलता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर अगर डिसोल्व करते हैं और अगर वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब वो क्या है? वो एक एसिड है। डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है। एसिड किसको बोलते हैं? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगली डेफिनेशन है बेस की। बेस किसको बोलते हैं? तो बोलता है कि कोई भी अगर सब्सटेंस को तुमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया और वो अगर OH- देता, OH- आयंस क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है इन वाटर, तो वो क्या है? सिंपल तुम्हारा वो बेस है। चीज क्लियर होगी क्या बोल रहा हूं? अगर H+ दे रहा है तो वो एसिड है, OH- दे रहा है मतलब वो क्या है? बेस है। आगे चलते एग्जांपल जैसे NaOH हो गया, जैसे KOH हो गया, जैसे NH4OH हो गया। ये कुछ एग्जांपल है जिससे हम समझ सकते हैं कि अगर इनको मैं वाटर के अंदर डिसोल्व करूंगा, वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर वो OH- आयन देता है, इसका मतलब वो क्या है? वो इसका मतलब वो बेस की कैटेगरी में आएगा, मतलब वो बेस है। और अगर वो H+ आयन या प्रोटॉन देता है, इसका मतलब वो क्या है? वो एक एसिड होगा। चीज क्लियर है? एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपल सी डेफिनेशन तुम्हें याद रखनी, कभी कभी पूछी भी जाती है कि अकॉर्डिंग टू आरेनियस एसिड किसको बोलते हैं और अकॉर्डिंग टू आरेनियस बेस किसको बोला जाता है। तो अब आगे बात करते हैं और इसके बारे में कुछ और चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम्हें। तो एसिड और बेस की डेफिनेशन तुम्हें क्लियर होगी कि जो H+ दे रहा है पानी के अंदर वो एसिड है, जो OH- दे रहा है वो क्या है? बेस है।
एसिड और बेस की डेफिनेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी बोलता है कि आर्हेनियस थ्योरी कब एप्लीकेबल होगी, तो आर्हेनियस थ्योरी कब एप्लीकेबल होगी, एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ये ओनली एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि पानी होना चाहिए, सॉल्वेंट, वाटर होना चाहिए सॉल्वेंट, तभी तुम्हारी ये थ्योरी एप्लीकेबल है। अगर तुम पानी की जगह कोई और सॉल्वेंट लेते हो तो वहां पे तुम आर्हेनियस थ्योरी नहीं लगा सकते। अगर वहां पे कोई भी आयन, कोई भी सब्सटेंस अगर H+ आयन दे रहा हो तो तुम नहीं बोल सकते कि वो एसिड है या बेस है। तुम्हें बस कहाँ लगाना है, तुम्हें बस पानी के अंदर, तुम्हें बस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तुम्हें बस वाटर के अंदर ही ये चीज एप्लीकेबल करनी है या एप्लीकेबल होगी। बात करें, पहली चीज क्लियर है, पहला चीज क्लियर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज की बात करते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा हुआ है। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने बात किया हुआ है कि ऑक्साइड्स के बारे में बात किया था, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, उनका नेचर, ऑक्साइड्स का नेचर। तो अगर तुम्हें वहां पर अगर पता हो तो मैंने तुम्हें लिखवाया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्साइड्स का बेसिक से लेफ्ट टू राइट, अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो डिक्रीज होता है, और एसिडिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब लेफ्ट राइट जाते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लेफ्ट राइट जाते हैं तो बेसिक ऑक्साइड होने की टेंडेंसी कम होती है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं अपना पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अगर ऑक्साइड्स भी एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के हैं, जैसे कि हमारे पास ऑक्साइड कौन हो सकते हैं, CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, एक मेटल का ऑक्साइड है ना, और मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होता है नेचर में, तो CaO हो गया, NgO हो गया, Li2O हो गया, ये सारे भी क्या है, ये सारे भी क्या है, बेसिक नेचर है। इन सब का भी क्या है, बेसिक नेचर है। ये सारे भी क्या है, बेसिक नेचर है। मतलब ये क्या है, ये सारे बेस है। अगर ये सारे बेस है तो क्या इन सारे जो भी हमारे पास कंपाउंड लिखे हैं, क्या इन सारे कंपाउंड्स को मैं आर्हेनियस थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाऊंगा? तो तुम यहाँ पे बोलोगे कि हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास H+ आयन ही नहीं है। इनके पास बेसिक है तो इनके पास OH- आयन ही नहीं है, और अगर OH- आयन नहीं है तो हम इनका बेसिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि इन जो भी बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, उन बेसिक ऑक्साइड का नेचर हम अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चीज समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। जैसे कि तुमने अगर एसिडिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड अपना Cl2O7 हो गया, P2O5 हो गया, ये सारे किसके हैं? ये सारे अपने, अगर हम P ब्लॉक की तरफ जाए तो उसके ऑक्साइड्स है, तो उसके ऑक्साइड्स हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, एसिडिक ऑक्साइड्स। अगर ये सारे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं तो क्या ये वाटर में डिजोल्व करने पे क्या H+ आयन देंगे? और अगर ये H+ आयन नहीं देंगे तो क्या ये चीज आर्हेनियस थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये सारे एसिडिक नेचर के हैं? तो इन चीजों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ से तुम्हें चीज क्लियर हो रही होगी कि क्या चीजें आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं नेचर में। ये चीज आर्हेनियस थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो शायद पहली चीज क्लियर होगी कि एक्वस सॉल्यूशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है कि बेसिक नेचर है अगर ऑक्साइड्स का तो वो H- देने चाहिए, लेकिन आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं करते। एसिडिक ऑक्साइड्स हैं तो वो H+ देने चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे इनके पास H+ है ही नहीं तो वो कहाँ से देंगे? और अगर H+ नहीं है तो वो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड नहीं हो सकते, लेकिन इनका नेचर एसिडिक होता है। तो ये एक तरीके से लिमिटेशंस बोल सकते हो तुम किसकी, आर्हेनियस थ्योरी की, जो आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आगे चलते हैं। इसका एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, उसको भी तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे से समझना जरूरी है। अब होता क्या है ना कि कभी भी अगर जो भी H+, जैसे एसिड की बात करें तो कभी भी अगर H+ जो हमारा आता है, जब भी हम उसको पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं किसी सब्सटेंस को, तो H+ जो होता है ना, वो H+ अकेला नहीं होता। वो H+ क्या होता है, उस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होके वो H3O+ बना लेता है। ठीक है, तो ये कभी भी अकेला नहीं होता, ये किसके साथ जुड़ जाता है, ये किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के H3O+ बना लेता है। उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि हाइड्रोनियम आयन किसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो रिलेटेड थी आर्हेनियस थ्योरी से,
जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि H प्लस अगर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो किसके साथ जुड़ा होता है, वो H2O के साथ जुड़ के H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। अब ये जरूरी नहीं है कि H प्लस एक ही H2O के साथ जुड़े, हो सकता है कि H प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए 2H2O के साथ। तो बताओ यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, 4H तो ये और एक H ये, तो H5O2 प्लस, तो ये चीज बन गई। अब जरूरी नहीं है कि एक H प्लस 2H2 के साथ जुड़े, वो 3H2O के साथ भी जुड़ सकता है। तो 3H2 के साथ अगर जुड़ गया तो क्या बनेगा, 6 तो ये हो गया प्लस 1 तो 7 हो गया, तो H7O3 प्लस एक ये चीज बन गई अपने पास। आगे चलते हैं, थोड़ा और चीज समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे पास बात करूं कि H प्लस अगर 5H2O के साथ अगर कंबाइन हो गया तो 5 इंटू 10 10, 10 प्लस 1 11, तो H11O कितना है, O5 प्लस। तो इस तरीके से ये सारे जो भी ये सारे पॉसिबल है कि इस तरीके के आयंस बना सकता है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो तुम्हें एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि H प्लस अगर किसी भी इस तरीके से जुड़ा होगा, H2O होल n इसी तरीके से जुड़ा होगा ना, तो H प्लस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू इंटीजर कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो इस तरीके का क्वेश्चन में क्या होगा कि तुम्हें क्या करना है, सिंपल लिखना है H प्लस प्लस H इंटू 2n, तो ये H2n और ON लिख सकते हैं इसको, H2n और H प्लस, तो ये कितना हो गया टोटल H2n प्लस 1 और ये हो गया ON प्लस। तो ये चीज तुम्हारे पास क्या होगी, कुछ इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला तुम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला अगर तुम कहीं पे अप्लाई करोगे तो तुम्हें ये चीजें मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे, n की वैल्यू 1 पुट करो, क्या है, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 3 और ये तुम्हारे पास 1, तो H3O प्लस, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो H3O प्लस आ गया। अब अगर n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो H5 और n की वैल्यू 2 तो H5O2 प्लस, तो H5O2 प्लस हो गया। तो n की वैल्यू 2 पर पुट करने पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, H5O2 प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे n की वैल्यू अगर तुम 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो n की वैल्यू 3 पुट करा तो हमारे पास आ जाएगा H7O3 प्लस। तो कुछ इस तरीके से तुम्हें दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास सीरीज बन सकती है। तो सिंपल सा ये एक फॉर्मूला भी याद रखोगे तो काम तुम्हारा चल जाएगा। तो आई थिंक चीज क्लियर हो रही होगी कि मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ। तो आज के लेक्चर के अंदर अपना इतना ही रहेगा। जो भी चीज़ तुम्हें बताई है, जस्ट मैंने पहला एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आरएनएस थ्योरी को मैंने आज एक्सप्लेन किया है, तो उसको काफ़ी जाके अच्छे से समझोगे। और आज का काम रहेगा कि जो भी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग लेक्चर में चीज़ें बताई है कि तुम्हारी यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को जाके तुम रिवाइज करोगे, उन चीज़ों को जाके तुम देखोगे, और अगर उनमें कुछ डाउट हो रहा है तो पहले उनको क्लियर करोगे। उसके बाद ही तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर जंप करना है। अदरवाइज हो सकता है कि तुम्हें यहाँ के क्वेश्चंस करने में मुश्किल होगी। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मुश्किल हो, इसकी वजह से वो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जाके पढ़ना है ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रहेगा, तब तक के लिए रहेगा, बाय।